नमस्कार। आज हम एक बहुत ही बुनियादी लेकिन दिलचस्प सवाल पर बात कर रहे हैं। क्या हमारी अदालतें, हमारी न्यायपालिका भारतीय संविधान के हिसाब से राज्य हैं, मतलब सरकार का हिस्सा? ये सवाल सीधे हमारे अधिकारों से जुड़ा है और न्यायपालिका की जवाबदेही से भी। बिल्कुल, ये एक महत्वपूर्ण कानूनी सवाल है, खासकर जब हम संविधान का अनुच्छेद 12 देखते हैं जो राज्य को परिभाषित करता है। हाँ, और इसी को समझने के लिए हमारे पास सुप्रीम कोर्ट का एक अहम फैसला है, रिजू प्रसाद शर्मा बनाम असम राज्य 2015 का। तो आइए इसी फैसले के जरा विश्लेषण करते हैं, समझते हैं कि अदालतें कब राज्य के दायरे में आती हैं, कब नहीं। जी, ये फैसला काफी हद तक इस स्थिति को साफ करता है। तो इस रिजू प्रसाद मामले में कोर्ट का मुख्य निष्कर्ष क्या रहा? क्या अदालतें राज्य हैं? ये सुनने में तो सीधा लगता है, पर शायद उतना सीधा है नहीं। आपने सही कहा, ये बिल्कुल सीधा नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में, मुझे लगता है पैरा 61 है, उसमें साफ किया है कि जब अदालतें अपनी न्यायिक भूमिका में होती हैं, मतलब जुडिशियल कैपेसिटी में, जैसे मुकदमे सुनना, फैसले देना। हाँ बिल्कुल, मुकदमे सुनना, सबूत देखना और फिर कानून के हिसाब से फैसला सुनाना, उस वक्त उन्हें अनुच्छेद 12 के तहत राज्य नहीं माना जाता। अच्छा, ये तो काफी दिलचस्प है। मतलब जज जब बेंच पर बैठकर फैसला दे रहे हैं तब वो राज्य नहीं है। इसके पीछे कोर्ट ने क्या तर्क दिया, वजह क्या बताई? क्योंकि अदालतें लगती तो सरकारी तंत्र का हिस्सा ही है। हाँ, कोर्ट ने इसके लिए मुख्यतः दो वजह दी। पहली ये कि हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के जो न्यायिक फैसले होते हैं उन्हें आप सीधे रिट क्षेत्राधिकार, मतलब रिट जुरिस्डिक्शन के तहत चुनौती नहीं दे सकते। अच्छा, वो खास संवैधानिक उपाय जो सरकारी कार्रवाइयों के खिलाफ होते हैं। जी, और दूसरी वजह ये बताई कि अदालतों पर उस तरह का सीधा सरकारी नियंत्रण, वो गवर्नमेंटल कंट्रोल नहीं होता जैसा कि कार्यपालिका की दूसरी संस्थाओं पर होता है। ये उनकी न्यायिक स्वतंत्रता बनाए रखने के लिए जरूरी भी है। समझ गया, न्यायिक स्वतंत्रता एक मुख्य कारण है, पर क्या इसका मतलब यह है कि अदालतें कभी भी किसी भी हालत में राज्य नहीं मानी जा सकती? नहीं नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। यहीं पर कोर्ट ने एक बहुत जरूरी, एक महीन सा फर्क समझाया है। जब वही अदालतें प्रशासनिक काम करती हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव कैपेसिटी में। प्रशासनिक काम जैसे? कैसे? मान लीजिए अपने स्टाफ की भर्ती करना, उनके सर्विस रूल बनाना या कोई दूसरा मैनेजमेंट से जुड़ा फैसला लेना, तब उन्हें अनुच्छेद 12 के तहत राज्य माना जा सकता है। तो ये एक तरह की दोहरी भूमिका हो गई। बिल्कुल। जब कोर्ट प्रशासनिक टोपी पहनता है तब वो राज्य की तरह जवाबदेह है। सही कहा। तो अगर कोर्ट अपने किसी कर्मचारी के साथ, मान लीजिए भर्ती में या प्रमोशन में, कोई नाइंसाफी करता है तो वो कर्मचारी कोर्ट के उस प्रशासनिक फैसले के खिलाफ अदालत जा सकता है, रिट वगैरह फाइल कर सकता है। बिल्कुल सही। ऐसे प्रशासनिक फैसलों के खिलाफ रिट याचिका दायर की जा सकती है, क्योंकि उस समय कोर्ट राज्य की तरह काम कर रहा होता है। कोर्ट ने इसे प्रासंगिक व्याख्या का, मतलब कॉन्टेक्चुअल इंटरप्रिटेशन। अच्छा। कोर्ट का मानना था कि ये व्याख्या ही न्याय के हित में है, खासकर जब हम मौलिक अधिकारों यानी फंडामेंटल राइट्स की सुरक्षा की बात करते हैं। और निष्पक्ष न्याय प्रक्रिया की भी है ना? जी हाँ, बिल्कुल। ये पक्का करता है कि कोर्ट भी अपने प्रशासनिक कामों में मनमानी न करें। तो कुल मिलाकर बात यह हुई कि अदालत का किरदार क्या है वो तय करता है कि वो राज्य है या नहीं, न्यायिक काम करते हुए नहीं, पर प्रशासनिक काम करते हुए। हाँ, एकदम सही। फंक्शन पर निर्भर करता है, जुडिशियल या एडमिनिस्ट्रेटिव। तो हमने देखा कि ये सवाल कि न्यायपालिका राज्य है या नहीं, इसका जवाब सीधा हाँ या ना में नहीं है। ये इस पर निर्भर करता है कि अदालत कौन सा काम कर रही है, न्यायिक या प्रशासनिक। ये एक बारीक लेकिन बहुत ही अहम कानूनी समझ है। हाँ, और ये दिखाता है कि कानूनी परिभाषाएं कितनी संदर्भ पर आधारित होती हैं। सिर्फ लिखे हुए शब्द नहीं, बल्कि उनका उद्देश्य, उनका कॉन्टेक्स्ट मायने रखता है, खासकर जब लक्ष्य हो न्याय को सुनिश्चित करना। बिल्कुल। अच्छा, जाते जाते एक सवाल श्रोताओं के सोचने के लिए छोड़ जाते हैं। न्यायपालिका की ये जो दोहरी प्रकृति है, एक तरफ पूरी न्याय स्वतंत्रता और दूसरी तरफ प्रशासनिक जवाबदेही, ये नागरिकों के मौलिक अधिकारों की रक्षा के नाजुक संतुलन को कैसे प्रभावित करती है? जरूर सोचिएगा इस पर।